जय हिंद मित्रों। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि परिसीमन आयोग क्या है, जब पिछली बार हमने आपको लाइव पढ़ाया। यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में परिसीमन आयोग आपको बताया भी गया था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की बात जो चर्चा चल रही है वो 5वां परिसीमन आयोग है। और 5वां परिसीमन आयोग जो गठित हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, देखते हैं कि उसमें क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि होने जा रही है, और साथ ही साथ इस परिसीमन आयोग से पाकिस्तान और गुपकार पार्टी को जो जम्मू कश्मीर परिसीमन हो रहा है उससे क्या परेशानी होने जा रही है या उन लोगों को क्यों परेशानी हो रही है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये जम्मू है, इधर एक कश्मीर का भाग है, इधर लद्दाख। जब से ये यूनियन टेरिटरी हुआ है, इसके पहले 2019 से पहले ये एक पूरा राज्य था जम्मू कश्मीर, और कुछ मायनों में स्वायत्त राज्य था। तब ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लद्दाख लिए हुए। लेकिन जब से ये यूनियन टेरिटरी हुआ है तब से देखिए, इधर लद्दाख को इनसे अलग करके ये एक अलग यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश हो गया, और इधर जम्मू तथा कश्मीर एक अलग संघ शासित प्रदेश हो गया, यहां से यहां तक। ठीक, अब इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, दोनों अलग अलग राज्य हो गए और अलग अलग संघ शासित प्रदेश हो गए। अब इसमें देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर, ज्यादातर चर्चा इस पर है। इसमें से इधर जम्मू और इधर है कश्मीर। इसमें से एक स्थिति और जान लीजिए, ये जो जम्मू कश्मीर है इसमें से कुछ भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में, जैसे ये वाला भाग है ना, ये अभी भी लिए हुए कहीं कहीं पाकिस्तान के कब्जे में इधर है। जी हाँ, और थोड़ा सा अगर और आप जानना चाहेंगे तो इधर वाला थोड़ा सा क्षेत्र जो है ये लद्दाख का क्षेत्र ले लिया है चाइना। ठीक, तो इस तरह से इस भाग को थोड़ा सा देखने के बाद हम लोग अब जान लेते हैं कि फिलहाल जो भी हमारे पास इसमें जम्मू कश्मीर है, वहां जो परिसीमन आयोग अपना फंक्शन करने जा रहा है उसमें क्या क्या चीजें इस समय समाहित है, क्योंकि बड़े चर्चा का विषय है। वर्तमान में आपके मन में भी मनोभाव उठता होगा कि आखिर क्या है ये। देखिए, इन लोगों के बारे में हम लोग जरा जाने कि ये 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। वहां से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को बहुत मायनों में स्वायत्तता प्राप्त थी। भारत के कुछ ही मुश्किल से लगभग 7 ऐसे विषय थे जो वहां पर लागू होते थे, जैसे हुआ इंडियन करेंसी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ रेलवे, संचार और सेना, और हम लोगों का फ्लैग, उनका भी हालांकि अपना फ्लैग होता था, और इंडियन आर्मी। तो इस तरह से कोई 5-7 चीजें वहां भारत की लागू होती थी। से सारे चीजों में जम्मू कश्मीर एकदम से स्वायत्त था। उसकी अपनी विधानसभा थी, अपना संविधान था, अपना ध्वज भी था। बस ये भारत की करेंसी चलती थी, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत की रेलवे, भारत का संचार, ये सारी चीजें, भारत की सेना वहां पर जो फंक्शन करती थी। तो 370 के तहत जो उसे विशेषाधिकार दिया गया था, इस विशेषाधिकार का वास्तव में उसने सही सदुपयोग नहीं किया। उसी में उसको मिला था 35 से, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला कहते थे कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको जम्मू कश्मीर समस्या जब पढ़ाई होगी तो उसमें बताया होगा। तो 35A और 370 का इन लोगों ने बड़ा दुरुपयोग किया, और अधिक से अधिक इन नेताओं का जो झुकाव होता था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ होता था, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन लोगों का सह पा करके भारत को बार्गेनिंग करने के लिए, भारत को अधिक से अधिक मोल तोल करने के लिए यहाँ आतंकवाद जैसी समस्या भी खड़ी होती थी, और स्वयं पाकिस्तान के युवक भी उस आतंकवाद में मिल जाते थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखिए, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश का शासन जो है संघ यानी केंद्र करता है। ठीक, राष्ट्रपति महोदय जो है वहां का सारा शासन उपराज्यपाल के माध्यम से चलाते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल हो गए और उधर लद्दाख में भी उपराज्यपाल हो गए। तो अब जब से ये यूनियन टेरिटरी हुआ, राज्य का दर्जा जब से इसने खो दिया, और जब से ये संघ शासित प्रदेश हुआ है, तब से जो है इस संसद द्वारा ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो आया, उसमें ये लोग जब से संघ बने हैं, संघ शासित प्रदेश बने हैं, तो कहा गया कि उसकी धारा 60 के अनुसार परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 107 हो जाएगी। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां सीटों की संख्या 7 की बात कर रहा है। ठीक है, 107 से बढ़कर इनके सीटों की संख्या हो जाएगी 114। ये ध्यान देने योग्य बात है। जब यह पूरा जम्मू कश्मीर एक राज्य था, पूरा एक राज्य था, संघ शासित प्रदेश जब ये नहीं हुआ करता था, तो इसके पूर्व यानी यूनियन टेरिटरी बनने से पहले इसके पूर्व कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें थी।
111 सीटों में से 24 सीटें पीओके में पड़ती थी। ये हुआ ना पीओके, ये देखिए यहां से ऐसे ऐसे ये ऐसे जा करके कहीं इधर पीओके पड़ता है ना, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल आखिरकार जो उनकी सेनाएं घुस आई थी, हमारी सेना ने जब तक इनको भगाना शुरू किया तब तक ये लोग संसद, नेहरू जी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए थे, उसने कहा कि जहां जहां दोनों सेनाएं वहीं खड़ी हो जाए, नहीं तो हमारी सेना ने इनको यहां से भी मार भगाया होता, कम से कम अपना सारा भाग ले लिया होता, पाकिस्तानी सेना भाग गई होती, लेकिन वो एक बड़ी ऐतिहासिक भूल हुई। तो यहाँ पर सेना अभी इधर से भागते भागते यहाँ तक आई थी सेना इन लोगों की, यही खड़ी हो गई इधर, तो इतना भाग जो है पाकिस्तान के कब्जे में हो गया। ये पीओके है ना, ये सब पीओके का भाग ही है, ये सब पीओके। ठीक, तो अब ये जान लीजिए कि जो उस समय यानी जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तो इसमें कुल 111 सीटें थी। 111 सीटों में से 24 सीटें है ना, ये 24 सीटें पीओके में होती थी, इधर 24 सीटें दी जाती थी। ठीक, मतलब ये लेकर के हमारा चुनाव होना चाहिए ना, ये पीओके इधर हो गया। तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर लिए हुए, जिसमें लद्दाख भी शामिल होता था उस समय, इसमें कुल 111 सीटें होती थी और पीओके की 24 सीटें। वहां चुनाव तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है, वहां के उसमें है। लेकिन यह जान लीजिए कि जब से इस राज्य का दर्जा खो देने के बाद यह संघ शासित प्रदेश हुआ, यानी यूनियन टेरिटरी हुआ, तो संघ शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख को अलग, इनको अलग कर दिया गया। और अब जो है जम्मू कश्मीर में जो सीटें बचती हैं, उन सीटों को, यानी इनके पास जो सीटें बच रही थी वो 107 बच रही थी, है ना, पुनर्गठन हुआ ना, क्योंकि पूरे मिलाकर के 78 पर ही चुनाव होता था, 24 उधर होता था, कुल 111 सीटें होती थी। लेकिन जब ये पुनर्गठन हुआ तो यहाँ 107 सीटें आई थी, 107। जान लीजिए, लद्दाख की बात को छोड़ दीजिए, लद्दाख इनसे भी अलग मामला, ज्यादा तूल इधर ही पकड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्र इधर से पड़ता है और ये ज्यादा इफेक्टेड एरिया होती है हम लोगों की, यही ज्यादा पाकिस्तान के लिए समस्या, हम लोगों के लिए पाकिस्तान खड़ी करता है। खैर, ये राजनीतिक कमजोरी कहें या भारत की अति सहनशीलता जिसके कारण ऐसा हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन इसके यहाँ ये जाने कि 107 से बढ़ा करके जम्मू कश्मीर परिसीमन अधिनियम के अनुसार 114 कर दिया गया, 107 से 114, ठीक, ऐसा कर दिया गया है। और जबकि इसमें होना क्या चाहिए कि जब पुनर्गठन परिसीमन आयोग का गठन होता है, जब परिसीमन आयोग का गठन होता है तो परिसीमन आयोग के गठन 8B के अनुसार ऐसा रूल है कि परिसीमन आयोग को अधिकार दिया गया कि वह कहीं परिसीमन के बाद किसी लोकसभा या विधानसभा में सीटों को कम या घटा या बढ़ा सकता है, उसको अधिकार दिया गया है। तो यहां देखिए, इसके बाद आप अगला जान लीजिए कि ये जो मैंने अभी बताया कि परिसीमन अधिनियम 2002 के क्लॉज बी 8B है ना, क्लॉज बी के अनुसार आयोग को जनगणना के आधार पर विधानसभा की सीटें आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, अभी हमने बताया, किंतु इसमें कानून ने पहले से ही इसे 107 से 114 कर दिया है ना, इसको तो पहले से ही ऐसा कर दिया गया है। जबकि जब सन 2002 में परिसीमन अधिनियम का गठन किया गया था तो उसके क्लॉज 8B में यह है कि परिसीमन आयोग को अधिकार है कि वहां जो है जनगणना के आधार पर जब वो परिसीमन करेगा तो वह किसी विधानसभा या लोकसभा की सीटों को घटा या बढ़ा सकता है। खैर, लोकसभा सीटों को तो 2026 तक के लिए नियत कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया, अभी तक वो बढ़ नहीं सकती, 2026 के बाद देखा जाएगा। लेकिन विधानसभाओं के लिए भी वो ऐसा कर सकता है। लेकिन यहाँ तो जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो उसी में जो है तय कर दिया गया कि जो 107 सीटें वहां बचती हैं उनको 114 कर दिया जाए, इसको जानते रहिएगा। फिर अब आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट इसमें अगला ये जान लीजिए कि यूटी बनने के बाद, अर्थात यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश बनने के बाद एक कश्मीर में जो हम लोगों को किया जाना चाहिए, है ना, जो हमें किया जाना है, उसमें किया जाना क्या चाहिए, मतलब अभी जो परिसीमन वहां होने जा रहा है, ठीक, जैसे परिसीमन जो कुछ भी होगा उसमें एक चीज जानिएगा, ये एक तरह से समाधान है। समाधान से पहले एक चीज और जानिएगा, जिस बार ये जो परिसीमन हम लोगों का हुआ है, हम लोगों के परिसीमन आयोग ने हमने जो गठित किया है, जो कि 5वां परिसीमन आयोग होगा, तो ये परिसीमन आयोग ये तय कर चुका है कि 1 लोकसभा सीटें लद्दाख की तरफ जाएंगी और 5 लोकसभा सीटें इस तरफ आएंगी, है ना, ये बढ़ेगी, सीटें को बढ़ाया गया है, इस परिसीमन के बाद सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। तो 5 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर में आएंगी, 1 लोकसभा सीट जाएगी लद्दाख की तरफ, ठीक, और इधर संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएगी। ये कानून में ही कर दिया गया है, जबकि इसका अधिकार वास्तव में परिसीमन आयोग को दिया गया है। लेकिन यहां पर देखिए, अच्छा, परिसीमन हो तो परिसीमन में किया क्या जाना चाहिए, जरा इसको हम लोग जान लें। देखिए, ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कश्मीर में जनसंख्या का 56% शेयर है। कश्मीर में ये हो ना, अब इसको तो फिलहाल निकाल ही दीजिए इधर वाला एरिया, तो जो ये कश्मीर अभी जो बचा हुआ है ये, है ना, इसमें जनसंख्या का
56% शेयर है, जबकि क्षेत्र इनका 38% ही बचा है। ये है ना, जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्र कम है। जबकि देखिए जम्मू के पास जनसंख्या 44% है, यहां ये 44% जनसंख्या है, जबकि अगर देखा जाए तो ये जो इनका क्षेत्र है 62%, क्षेत्र इसका 62% है और जनसंख्या 44% है। इधर क्षेत्र जो है 38% है, जनसंख्या 62% है। और आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि परिसीमन का आधार क्या होता है, जनगणना या जनसंख्या, ये परिसीमन का आधार होता है। तो यहां हम लोगों को ऐसा करना है कि जनगणना या जनसंख्या ही आधार बनाए रखा जाए। इनके पास जनसंख्या ज्यादा, भले क्षेत्र कम हो, इनके पास जनसंख्या कम है, भले क्षेत्र ज्यादा हो, लेकिन जनसंख्या को ही आधार बनाए रखा जाए। अगर कहीं भूल चूक से या किसी भी प्रकार से अगर भारत सरकार ने या परिसीमन आयोग ने क्षेत्र को आधार माना परिसीमन का, तो ये एक लोकतांत्रिक भूल होगी और लोकतांत्रिक भूल भारत सरकार को करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ संवैधानिक तरीकों से, वैधानिक तरीकों से और अपने नियम विधान से और प्राचीन भारत की जो नीति रही है उस अनुसार सारा समस्या हल करने में भारत सक्षम है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए भारत को जहां तक मुझे लगता है कि इसको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्षेत्र को परिसीमन का आधार बनाया जाए। जनगणना या जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाए रखना चाहिए, ये यहां ऐसा किया जाना चाहिए। एक चीज इसमें और हमने पिछले क्लास में आपको बताया होगा कि ये जो परिसीमन आयोग जो यहां पर बनाया गया है हम लोगों के, इसमें जो परिसीमन आयोग बना है ये 5वां परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग 5वां है और इसमें रंजना प्रकाश देसाई 5वें परिसीमन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया होगा, जब मैं आपको स्लाइड पढ़ा रहा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज परिसीमन आयोग का अध्यक्ष हुआ करता है। जैसे 2002 में जब परिसीमन आयोग बना था तो उसमें कुलदीप सिंह परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बने थे। ठीक, तब से 10 साल बाद तो हालांकि नहीं बना परिसीमन आयोग, लेकिन 2020 में परिसीमन आयोग बना। तो ये जो परिसीमन आयोग 2020 बना जम्मू कश्मीर के लिए, उसका आधार 2002 ही है, यानी 2002 के ही आधार पर ही 2020 में परिसीमन आयोग बनाया गया और उसमें जनसंख्या का आधार 2001 लिया गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए। मैंने बताया कि 5वां जो परिसीमन आयोग बना, जिसकी रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश है, रिटायर्ड जज हैं, जो इसकी अध्यक्षा बनी है, ये इनकी अध्यक्षता में जो परिसीमन आयोग बना है, इस परिसीमन आयोग में जो जनगणना का आधार लिया गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्य और जम्मू कश्मीर, इन्हीं को लिया गया। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए जनगणना का आधार 2001 है। ठीक, और इधर जम्मू कश्मीर के लिए जनगणना का आधार 2011 है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां जनगणना का आधार 2011, जबकि उन 4 राज्यों के लिए जिसमें मैंने आपको बताया कि असम है ना, त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश है और ये जो है मिजोरम है, इन लोगों को मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो ये जो जनगणना का आधार उसमें 2001 है इन 4 राज्यों में, जो उधर राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन इधर हमारे तरफ जो अभी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जनगणना का आधार 2011 लिया गया है। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो है इसमें यह भी ख्याल रखा गया कि जनगणना का आधार 2011 लेने के बाद पहले से ही तय कर दिया गया कि 107 सीटें बढ़ती थी उसको 114 कर दिया गया, 5 संसदीय सीटें होंगी और 1 संसदीय सीट जाएगी लद्दाख की तरफ, ये पहले से ही कर दिया गया। तो यहाँ एक सुधार की आवश्यकता है और सदैव इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि हम लोकतांत्रिक पद्धतियों और संवैधानिक विधानों के द्वारा तो जम्मू कश्मीर की जनता का भी दिल जीत सके। हमने जो है इस चीजों को हमें ये करना चाहिए मेरे ख्याल से कि संवैधानिक तरीकों से जनगणना को ही आधार बनाएं। तो जनगणना जम्मू कश्मीर में जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्र कम है, 38% ही है उधर, जबकि 62% जनसंख्या जो कश्मीर घाटी में है। जम्मू में जम्मू कश्मीर में जो है 46% का वो लैंड है इनका, 62% का इनका लैंड है, लेकिन जनसंख्या कम है। तो इस तरह से इस चीज को सदैव ध्यान में रखना है, यहाँ इसमें से किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कहीं जग हसाई न होने पाए। सदैव जनसंख्या और उनके क्षेत्र को ध्यान में रखना है। ठीक, तो कश्मीर का अगर जनसंख्या 56% शेयर है पूरी जनसंख्या में और जबकि उनके पास केवल 38% लैंड है, तो इसको जनगणना को आधार ही बनाया जाए और इनको क्षेत्र को इसमें छोड़ दिया जाए। इधर देखिए जम्मू के पास जनसंख्या 44% है, ठीक, जबकि जनगणना ये 62% है क्षेत्र, है ना, क्षेत्र जो है 62%। तो क्षेत्र जो 62% है और जनसंख्या 44% ही है, उधर क्षेत्र जनसंख्या 56% है, क्षेत्र 38% ही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। हमेशा जनगणना को ही बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अदालत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय देशों के से लेकर के हमारे देश में या अन्य विपक्षी पार्टियों तक जो है
किसी प्रकार का कोई इस पर उंगली उठाने की हिम्मत न कर सके। आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें कि आखिर जम्मू कश्मीर की गुपकार पार्टियों को समस्या क्या है। परिसीमन के बन जाने से आखिर जम्मू कश्मीर की जो गुपकार पार्टियां हैं उनको और पाकिस्तान को समस्या क्या है। ये देखिए, ये भाई साहब जो बहुत बड़ा क्रिकेटर रहे हैं पहले ही, हम बड़ा क्रिकेट खेलते हैं, हमारे क्रिकेटरों के साथ बहुत क्रिकेट खेले हैं। थोड़ा सा हमारे देश से समस्या हो जाती है। एक तो भाई नवजोत सिंह सिद्धू जी, आज नवजोत सिंह सिद्धू हमारे देश के क्रिकेटर हैं, लेकिन इनके यहाँ बड़ा मजा आता है। जी हाँ, भेज देना चाहिए कि जाओ उधर खुद प्यार की झप्पी करो और उधर पड़े रहो। लेकिन हाँ, वहाँ विधानसभा, वहाँ के लोकसभा में जा करके इनसे बाकायदे गले वाले मिलाए हैं, जबकि देखते हैं कि ये लोग हमारे देश का अनहित हमेशा चाहते हैं। खैर, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन पहले ये क्रिकेटर रहे, कई ठो शादियां वदियां किए हैं। ये सब तो मान लीजिए कि पाकिस्तान में लोग करते ही रहते हैं, उनकी क्या बात है। लेकिन हमारे देश में वर्तमान उधर राष्ट्राध्यक्ष हो गए हैं, इधर 56 इंच के सीना वाले हो गए हैं। तो अब दोनों लोगों के बीच मान लीजिए थी कश्मीर समस्या ही बनाना चाहते हैं और ये कश्मीर की समस्या खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। खैर, तो ये सरकारी बात है। तो इनको आखिर परिसीमन से क्या समस्या है ये भी देखना। और इधर जो गुपकार पार्टियां हैं, है ना, गुपकार पार्टी यानी कश्मीर के अलगाववादी नेता और कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वाली, इधर पीडीपी हुई महबूबा मुफ्ती और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली, है ना, ये पीडीपी, और इधर भीम सिंह जी की पार्टियां जो हैं, और उधर जो अलगाववादी नेता उधर सब दिख रहे हैं ना, ये लोग, ये जो गुपकार दल, इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के एक गुपकार पार्टी बना लिया है। ये सारे लोगों का संयुक्त दल है। ठीक, इधर ये आखिर इन लोगों को इसमें समस्या क्या है, परेशानी क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की समस्या हल हो गई तो सबसे बड़ी परेशानी इनके लिए कि जम्मू कश्मीर में दखलंदाजी नहीं दे पाएंगे, है ना। जम्मू कश्मीर में दखलंदाजी देते क्यों है, वास्तव में एक असफल राष्ट्र है पाकिस्तान, और वहां जो है सेना हमेशा उन्माद बना करके ही अपने देश के लोगों को संतुष्ट करती रहती है। विकास, डेवलपमेंट, फलाना ढमकाना ही कोई काम नहीं। ये लोग तो आतंकवाद की खेती करते हैं ना पाकिस्तान वाले, तो वहां तो आतंकवाद चले, सेना का दखलंदाजी रहे। अब सेना अपने आप को सत्ता में बनाए कैसे रखे, केंद्र में बनाए कैसे रखे, और ये आतंकवादियों की फैक्ट्री कैसे चलती रहे। तो इसके लिए जरूरत है कि कोई प्रोग्रेस वाली चीज करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को जरूरत है कि जनता में उन्माद भरती रहिए। तो अगर कश्मीर समस्या हल हो जाएगी तो जनता में उन्माद भरने वाला मामला खत्म हो जाएगा। उन्माद जनता भर नहीं पाएंगे तो जनता कहेगी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे कीजिए, तो सेना जो है अपनी महत्ता खो देगी, उसको बैरक में लौटना पड़ेगा, वो केवल बॉर्डर तक ही रह जाएगी, और बॉर्डर तक रहती नहीं। ये तो हमारे सेना, हमारी देश की देशभक्त सेना है जो अपना कार्य करती है, राजनीति में दखलंदाजी देने नहीं जाती है। देश की सीमाओं की रक्षा करना हमारे देश के सेना की मजबूत कड़ी मानी जाती है। वो मजबूती से हमारे देश की सीमा की रक्षा करती है, और राजनीति में दखलंदाजी देने नहीं आती। ठीक, तो हमारे देश का प्रिय, हमारे देश की सेना का प्रिय शगल है। लेकिन उन लोगों के यहाँ, उन लोगों के देश की सेना का राजनीति में बड़ी दखलंदाजी रहती है। जी हाँ, तो राजनीति में दखलंदाजी करने के नाते वो लोग सोचते कि तब सेना केंद्र में कैसे रहे, सेना मजबूत कैसे रहे, और आतंकवादी सोचते कि हम लोग भी कैसे मजबूत रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि कश्मीर को समस्या बना दीजिए। ठीक है, इधर उधर दिखाते रहे कि हमसे लोगों से बड़ी लड़ाई हो रही है, आप लोग एक होइए। तो सबसे ज्यादा दिखाना है कि भारत से, वो लोग कहते हैं भारत हिंदू देश है, जबकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में जरूर है, लेकिन यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, और इसके हिंदू धर्म के सभी अंग प्रत्यंग सिख, जैन, बौद्ध इत्यादि भी हैं। तो यहाँ तो सभी लोग हैं, ये केवल हिंदू देश नहीं, हिंदू देश संख्या में हिंदू भले ज्यादा है, लेकिन ये सभी लोगों का देश है। और उधर वो जबकि मुस्लिम राष्ट्र है, वहां अन्य लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तमाम समस्याएं की जाती हैं, है ना। और लड़कियों को शिक्षा का कोई विशेष अधिकार नहीं है, और हिंदू लड़कियां हो तो विशेष, उनको तो विवाह मंडप से उठा करके जबरदस्ती बालात विवाह कर लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर हमसे शादी की है, इसने इस्लाम स्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं कहेंगे तो जाके उनके पिताजी, माताजी और भाई बंधु सभी लोगों को गोली मार देंगे। तो इसलिए वहां तो प्रताड़ना होती है, तमाम लोग भाग के हिंदुस्तान में आते हो, तो वहां तो समस्या ही है। लेकिन यहाँ तो ये भारतवर्ष सभी लोगों का देश है। तो पाकिस्तान कहता है वो हिंदुओं का देश है, हम लोग मुसलमान का देश है, तो हिंदू मुसलमान करके लड़ाता है, ताकि सेना केंद्र में रहे, आतंकवादियों की गोटी को कायदे से फिट होती रहे। तो ये समस्या यहाँ इन लोगों को है। अब आइए जरा अपने भाईजान लोगों को देख ले, ये अपने भाईजान लोग हैं, है ना। ये फारूक अब्दुल्ला जी हैं, इनके लड़के, आजकल उमर अब्दुल्ला को ताजपोशी कर दी गई है। ये मैडम जी जो है ये पीडीपी के मुखिया मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की हैं, है ना। इन्हीं की बहन रुबिया सईद थी, जो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, रुबिया सईद का वो सब अपहरण कर लिए थे। पता नहीं अपने से अपहरण हो गई थी कि वो अपहरण कर लिया गया था, तो उनको छोड़ना पड़ा। और भी ऐसे तमाम कश्मीर के नेता हैं जिनके रिश्तेदारों को वो सब आराम से गिरफ्तार कर लेते थे, अपने कब्जे में ले लेते थे और आतंकवादियों को छोड़ा लेते थे। ऐसा खेल लंबा लंबा चलता रहा। ठीक, ये लोग तो अलगाववादी नेता ही हैं। ये जम्मू कश्मीर को भारत से अलग ही करना चाहते हैं। कभी ये कहते हैं पाकिस्तान इसमें मदद करे, कभी कहते हैं हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, कभी कहते हैं हम लोग पूरा सबसे स्वायत्त रहेंगे, जो महाराज हरि सिंह करना चाहते थे। तो ये अलगाववादियों की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। इन लोगों की स्थिति भी इनसे कम विचित्र नहीं है। ये छुपे हुए अलगाववादी लोग हैं, ये छुपे हुए अलगाववादी, ये अलगाववादी प्लस आतंकवादी ये लोग हैं। नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ जरूरी है ये कहना।
तो इन लोगों को समस्या इसकी सबसे बड़ी है कि यदि 370 समाप्त करके और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया, जम्मू कश्मीर फिर से राज्य भी बन गया और जमहूरियत यानी लोकतंत्र कायम हो गया और परिसीमन कायदे से हो गया, तो ये जो हम लोग समस्या खड़ी करते थे, हम लोग जो अपने को वर्चस्व में रखते थे, वो वर्चस्व वाला मामला खत्म हो जाएगा। इनको डर है कि कहीं जम्मू में संख्या सीटों की ज्यादा कर दी जाए, उधर हिंदू बहुल है, और कश्मीर में संख्या कम कर दी जाए तो जम्मू हम लोगों पे प्रभावी हो जाएगा, ऐसा इन लोगों का सोचना है। अभी जनसंख्या अगर ज्यादा हो तो प्रभावी हो चाहे ना हो, इसके लिए क्या है भाई, ये तो करना चाहिए। अगर जनसंख्या कम हो तो मैंने पहले बता दिया कि तो जनसंख्या को ही आधार रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो पहले ही बता दिया गया। तो इन लोगों को समस्या है कि इनकी राजनीतिक गोटी सेट नहीं हो पाएगी। जी हाँ, वहां उन्माद फैला करके ये लोग अपनी राजनीतिक गोटी सेट करते थे, ये तो सभी राज्यों में पार्टियां करती हैं, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं, थोड़ा उन्माद फैला के भी लोग करती हैं। कभी भाजपा ऐसा करती है तो कभी सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारे लोग ऐसा करते रहते हैं। जी हाँ, कोई इसमें कम नहीं पड़ता है जी, ठीक है। लेकिन ऐसा करके भी अगर आप देश का भला कर पाए तब तो ये देश का भला नहीं, बल्कि वहां आए दिन आतंकवाद, आए दिन अपहरण, लूट, हत्या, ये जो है होता रहता है। पाकिस्तान अपनी गोटियां सेटता रहता है, कहीं ना कहीं ये लोग पाकिस्तान के समर्थक है। इसमें से ये मैडम देखिए महबूबा मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती तो बाकायदे कहते पहले पाकिस्तान से बात किया जाए। क्यों पाकिस्तान से बात करें? कौन है पाकिस्तान? हमारे देश की समस्याओं को समाधान करने वाला, हम खुद अपने देश की समस्याओं का समाधान करेंगे और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान है कौन जिससे हम अपने राज्य की समस्या को समाधान करने के लिए वार्ता करने जाएं? ये कहती है महबूबा मुफ्ती, ये तो पूरी तरह से गलत है। इनकी यही समस्या है, कहती पाकिस्तान से बात कर लिया जाए, कोई हर्जा नहीं है। इन लोगों की भाई साहब यही हाल है। पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, अगर पाकिस्तान की समस्या को हल करने और कश्मीर पर कोई वार्ता होने की बात आती थी, कांग्रेस सरकार होती थी उस समय, तो ये लोग पहले पाकिस्तान जाते थे और सरकार इनको बाकायदे वीजा देती थी। पहले पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से लौट के आते थे, तब आकर के यहाँ वार्ता करते थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी। सरकार ऐसा करती क्यों थी समझ में नहीं आता, लेकिन सरकार ऐसा करती थी। इन लोगों को वीजा मिलता था, ये लोग पाकिस्तान से जाके तब लौट के आते थे। ठीक, तो इन लोगों से वार्ता, पाकिस्तान भी बाकायदे कश्मीर मुद्दे पे हम लोगों से वार्ता करता था, और कश्मीर मुद्दे पर वार्ता अगर समाधान की तरफ जाती थी तो एक तरफ उलट जाता था। मैंने वो कश्मीर की समाधान चाहता ही नहीं था, वो तो यहाँ आतंकवादी भेजना, लूट, हत्याएं, बलात्कार इत्यादि करवाना, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन करवाना, इस मामले में वो था। तो वहां इनकी गोटी समाप्त हो जाएगी। और इधर ये भाईजान जो है, ये सारे लोग जो इसको अपने देश से ही अलग करना चाहते हैं कश्मीर को, इनकी समस्या यह है कि कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा अब परिसीमन आयोग के माध्यम से, तो हम लोगों की राजनीतिक गोटियां समाप्त हो जाएंगी। उनकी समस्या ये है, जिससे वो केंद्र में सत्ता में बने हुए थे। और ये जो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका मतलब ये कि इनको लगता है कहीं जम्मू को प्रभावित कर दिया जाएगा तो हम लोगों की राजनीतिक गोटी समाप्त हो जाएगी। ये तो इनकी सत्ता छीनने की डर है इनको, ठीक। और ये जो डर है, यही इनकी डर है और ये इनकी डर है। ये इनकी डर एक हद तक वाजिब भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको मान लिया जाए कि पूर्व की स्थिति में आ जाए तो आप तो फिर पाकिस्तान को उसमें घुसेड़ देंगे और फिर से हमारा देश वास्तव में पाकिस्तान के चंगुल में फंस जाएगा। ठीक है, तो नई सरकार जो आई है, जिसका दूसरा एक कार्यकाल है, वो धीरे धीरे इस समस्याओं को समाधान करने की तरफ उन्मुख हो रही है। वो अच्छा कर रही है और उसको ऐसा करना चाहिए। और उनके इन शांति प्रयासों में, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन में, इन सभी लोगों को स्वयं योगदान देना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। हाँ, अगर कहीं का समस्या आती है, कहीं उसमें गलत होता हो, जनसंख्या ना आधार बनाकर क्षेत्र को आधार बना जाता, तो जरूर आप अपने विरोध को दर्ज कराएं, और कोई भी अगर समस्या होती तो उसको विरोध दर्ज कराएं। लेकिन इस शांति स्थापित कराने में, उसके परिसीमन में और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन में आपको सहयोगी बनना चाहिए। लेकिन आप सहयोगी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक गोटी समाप्त हो जाएगी। और ये श्रीमान जी, इनके कुछ कहना नहीं। ये श्रीमान जी लोग जो है क्रिकेट खेलते खेलते हो गए राजनीतिक, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। ये वहां समस्या बनाए रखना ही उचित समझते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इनके आका होता है सेना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं होता। जी हाँ, उनके ऊपर होती है सेना, जो कहती है कि ऐसे कर तो ऐसा करते हैं। तो इनके लिए समस्या है सेना। सेना ऊपर होती है, सेना अपने को केंद्र बनाए रखने के लिए चाहती है। जम्मू कश्मीर का कोई समाधान न हो, और हम लोगों को चाहिए कि इन लोगों के सारे मंसूबों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 219 को आगे बढ़ाते हुए धारा 370 की तरफ कभी नहीं घूमना चाहिए, कभी नहीं लौटना चाहिए। हाँ, जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करते हुए और वहां लोकतंत्र की प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। यदि परिसीमन हो रहा है तो वो भी ठीक है, लेकिन परिसीमन न्यायोचित और सही ढंग से, उचित ढंग से होना चाहिए। लद्दाख का और इनका ये ऐसा इसका बेहतर और मजबूत समाधान है, ये किया जाना चाहिए। इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको कोई और मैटर लेकर आएंगे, उसे बताएंगे जो कि ज्वलंत मुद्दा होगा, उसे आपको बताया जाएगा। इसमें बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।